नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए इसी श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, अरस्तु ने इनके विचार द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए फैलेस, बी हिप्पोडेमस, सी प्लेटो और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। अरस्तु ने अगर आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन की बात करें तो तीनों ही विद्वानों के समीक्षात्मक अध्ययन किया है, फैलेस, हिप्पोडेमस और प्लेटो, और सभी के आलोचना भी की है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो जो अरस्तु है प्लेटो को फॉलो करता था, लेकिन फिर भी उनके उस आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। वह कहता है कि ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों की ही इन्होंने समीक्षात्मक अध्ययन करने के बाद में अपने विचारों को लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपको बताना है अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, बी है राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि, सी है विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, और डी है राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। तो बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों बाकी के तीनों जो है वो सही है। राष्ट्रपति का सीधे चुनाव यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि भी होती है, जो कि 4 साल के लिए राष्ट्रपति की अवधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार ऑप्शन डी की बात करें, राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है और वही एक प्रकार से सर्वे सर्वा होता है और डिसीजन लेने वाला होता है। इसके अलावा विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच में शक्तियों का संलयन नहीं है, ये दोनों की शक्ति अलग अलग इसमें है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलमंड एवं बरवा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणाओं के सबसे समीप है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए यूएसए, बी पश्चिम जर्मनी, सी मैक्सिको और डी ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। आलमंड एवं बरवा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, विद्वानों के नाम है। ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी है एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन सी है वी.पी. मेनन और ऑप्शन डी है के.एम. पडिक्कर। तो इनमें से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी वी.पी. मेनन इसमें नहीं थे। 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इसके अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे, लेकिन वी.पी. मेनन इसमें शामिल नहीं थे। जब इसने अपनी अनुशंसा की थी 1956 में, उसके बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो इसको आप भलीभांति जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। तो ये कथन किसका है बताना है। ऑप्शन दिया है ए डेविड ईस्टन, बी एस.पी. हंटिंगटन, सी के.सी. वियर और डी है एच.जे. लास्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एच.जे. लास्की। संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है, यह एच.जे. लास्की ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। अभिकथन ए दिया है, सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली है। कारण आर दिया है, संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। कोड दिया है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य परंतु आर सत्य है। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो देख लेते हैं, अभिकथन ए जो कि सत्य है, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली है, तो बिल्कुल सही है।
विश्व के बहुत सारे देश संसदीय प्रणाली को अपनाते हैं और उसके अनुरूप ही सरकारें चल रही हैं। ऑप्शन कारण आर है, आर भी सत्य है। संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। मतलब इनका डायरेक्ट चुनाव होता है और जनता इन्हें डायरेक्ट चुनती है और इसीलिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पॉयल सिस्टम यह शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? तो स्पॉयल सिस्टम किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है बताना है। स्पॉयल सिस्टम यानी लूट पद्धति किस पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है अभिरक्षक नौकरशाही, ऑप्शन बी जाति नौकरशाही, ऑप्शन सी संरक्षक नौकरशाही और ऑप्शन डी है योग्यता नौकरशाही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरक्षक नौकरशाही। स्पॉयल सिस्टम यह शब्द संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह नौकरशाही का वह रूप होता है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, वरन नियोक्ता और प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है और अपने हिसाब से फिर नौकरशाहों से कार्य लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए दिया है, लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। कारण आर दिया है, राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य कथन है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य कथन को देखेंगे। ऑप्शन ए में लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषता है और कारण आर है, राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई, वो भी ध्यान रखें, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो ये आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया दी है, पहला विसरित, दूसरा विशिष्टतावादी, तीसरा आरोपणी और चौथा है उपकरणी या सहायक। तो कोड के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है दूसरा, तीसरा, चौथा, सी है चौथा, तीसरा, पहला और डी है पहला, दूसरा, चौथा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। देख लेते हैं तीनों क्या है। पारंपरिक समाज के समाजीकरण की प्रक्रिया में विसरित, विशिष्टतावादी और आरोपणी ये प्रक्रिया शामिल होते हैं। ठीक है, उपकरणी और सहायक जो प्रक्रिया है वो इसमें शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह किसने कहा है? आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है पीटर डुकर, बी है जेम्स म्यूर, सी है पार्किंसन, डी है एच फाइनर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंसन। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह कथन पार्किंसन का है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन खोजना है। ऑप्शन ए है प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। ऑप्शन बी है शून्यकाल, 0 आवर संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रतिरूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है। सी है नवलोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है और डी है प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला कथन गलत है, यानी प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है, ये गलत कथन है। सही कथन में क्या है देखेंगे। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है ऑप्शन बी में शून्यकाल यानी 0 आवर संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रतिरूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है, यानी भारत में सर्वप्रथम 0 आवर स्टार्ट हुआ था और पूरे विश्व में इसको फैलाया है। ऑप्शन नंबर सी है नवलोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है, तो नवलोक प्रशासन का आरंभ अमेरिका से माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। संवैधानिक सरकार यह है, तो संवैधानिक सरकार क्या है आपको बताना है। पहला है सीमित सरकार का रूप, दूसरा वह है जहां सत्ता संविधान से ली गई है, तीसरा इसमें दिया है वह है जहां संविधान और कानून शक्तियों का प्रयोग को सीमित करते हैं, और चौथा जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन दिए हैं कोड के रूप में। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी है पहला, तीसरा और चौथा, तथा ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा और चौथा। इसमें आपको बताना है संवैधानिक सरकार के बारे में कथनों
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। संवैधानिक सरकार के बारे में, संवैधानिक सरकार वो होगी जो सीमित सरकार का रूप होगी, वह है जहां सत्ता संविधान से ली गई है, और वह है जहां संविधान और कानून शक्तियों के प्रयोग को सीमित करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ में कौन संबंधित नहीं बताना है। ऑप्शन ए संथानम समिति, बी तारकुंडे समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी दिनेश गोस्वामी समिति। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, संथानम समिति जो निर्वाचन सुधार है उससे संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त तारकुंडे समिति जो 75 में आई थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो 1998 में आई थी, और दिनेश गोस्वामी समिति ये आई थी 1990 में। ये सभी चुनाव सुधार से या निर्वाचन संबंधी सुधार से संबंधित है। संतालन समिति की बात करें तो ये 1962 में इसका गठन हुआ था और भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के लिए इनको हटाया नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है SR मुंबई बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है बालाजी बनाम मैसूर का राज्य, सी है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, और डी है HK गोपालन बनाम मद्रास का राज्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। 1980 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में जो केशवानंद भारती वाद हुआ था उसमें संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो आप इसका याद रखें, दोनों एक दूसरे को त्यागा नहीं जा सकता, ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित है? तो जो कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित है बताना है। ऑप्शन ए में आनंदपुर साहब प्रस्ताव, राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, सरकार या आयोग रिपोर्ट। बी में है राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, आनंदपुर साहब प्रस्ताव, सरकार या आयोग रिपोर्ट। सी में है सरकार या आयोग रिपोर्ट, फिर पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, फिर आनंदपुर साहब प्रस्ताव, फिर राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, और डी है राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, आनंदपुर साहब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, और अंत में सरकार या आयोग रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो कालानुक्रम में है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सर्वप्रथम राजा मन्नार समिति 1969 में आई थी, उसके बाद में आनंदपुर साहब प्रस्ताव आया था, यह आया था 1973 में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन आया था, ये 1977 में, और सबसे अंत में आया था सरकार या रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, संप्रभुता के सिद्धांत का ऐतिहासिक संबंध है निम्नलिखित में से किसके उत्थान में? तो आपको बताना है संप्रभुता का सिद्धांत का ऐतिहासिक संबंध किसके उत्थान में है। ऑप्शन ए दिया है सामंतवाद, बी दिया है संपूर्ण एकात्मता, सी दिया है लोकतंत्रता, और डी दिया है वी उपनिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण एकात्मता। संप्रभुता का मतलब संपूर्ण और असीमित सत्ता होता है, और संप्रभुता के जो सिद्धांत का ऐतिहासिक संबंध है वो संपूर्ण एकात्मता से है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के समर्थक है? तो प्लेटो के समर्थक में कौन है बताना है। ऑप्शन ए पापर, बी क्रॉसमैन, सी बर्लिन, और डी लेविंसन। इसका उत्तर, इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लेविंसन। प्लेटो के समर्थक जो है वो लेविंसन है, पापर, क्रॉसमैन, बर्लिन जो है इनके समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के कारणों के ना रहने पर, वर्गों के उन्मूलन पर राज्य का अपरिहार अपक्षय हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के निम्न दिए गए कौन से सिद्धांत में यह कथन उपयुक्त है? तो कथन के अनुसार आपको बताना है कि किस सिद्धांत से लिया गया है। ऑप्शन ए में है देवी अधिकार सिद्धांत, बी है सामाजिक सिद्धांत, सी है विकासवादी सिद्धांत, और डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत से यह कथन लिया गया है या उसमें फिट बैठता है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के कारणों के ना रहने पर, वर्गों के उन्मूलन पर राज्य का अपरिहार्य अपक्षय हो जाएगा। यह मार्क्सवादी सिद्धांत से मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्र पर आधारित है? तो बताना है किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्र पर आधारित है। ऑप्शन ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो, और डी है ग्रीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हॉब्स, ए हॉब्स। तो हॉब्स का
जो सिद्धांत है उसे नाम मात्र पर आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य है, तो सामाजिक रूप से भारत में कौन सा उन्नत राज्य है बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल और डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा केरल। सामाजिक रूप से सबसे उन्नत जो राज्य है केरल है। यहाँ पे खुली विचारधारा, शिक्षा की अधिकता, ये सब पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचना होता है। तो ये कथन किसका है बताना है। ऑप्शन ए है मार्क्स, बी है एम.एन. रॉय, सी है माओ और डी है लेनिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। लेनिन का कथन है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचना होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ग संघर्ष के विस्तार के रूप में निम्नलिखित में से कौन से परिदृश्य में दर्शाती है। ऑप्शन ए है भूमंडलीय, बी है राष्ट्रीय, सी है सामाजिक और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीय। मार्क्सवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ग संघर्ष के विस्तार के रूप में भूमंडलीय परिदृश्य में दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है। तो आपको विद्वानों के नाम दिए हैं, बताना है। मार्क्सवाद का जो अतिरिक्त मूल का सिद्धांत है उसकी आलोचना करने वाले विद्वान का नाम। ऑप्शन ए सावरकर ने, बी एम.एन. रॉय ने, सी अरविंदो ने और डी जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, एम.एन. रॉय ने मार्क्सवाद के अतिरिक्त मूल के सिद्धांत की आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अधिकारों की संकल्पना से जुड़ा है। तो अधिकारों की संकल्पना से कौन सा कथन जुड़ा है बताना है। ऑप्शन ए है स्वयं को श्रेष्ठतम रूप के बोध के युक्तिगत परिणामों के अन्यों के द्वारा उनके श्रेष्ठतम रूप के बोध का संबंधित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है सभी को पर्याप्त अवसर मिलना आवश्यक है। ऑप्शन सी है मनुष्य सामाजिक जीवन को सभी ऐसी परिस्थितियों का अधिकारी है जिनके बिना वह सामान्यतः अपने श्रेष्ठतम रूप में नहीं आ सकता। और ऑप्शन नंबर डी है मानव प्रकृति की मूल विभिन्नताओं के कारणवश ऐसे रचना तंत्रों की आवश्यकता होती है ताकि इच्छाओं को अभिव्यक्त किया जा सके और प्रत्येक की सुचारू रूप से सुनवाई हो सके। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक कथन अधिकारों की संकल्पना से जुड़ा है। तो अधिकारों की संकल्पना से जुड़ा हुआ कथन को माना जाता है ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य सामाजिक जीवन के सभी ऐसी परिस्थितियों का अधिकारी है जिनके बिना वह सामान्यतः अपने श्रेष्ठतम रूप में नहीं आ सकता। यह अधिकारों की संकल्पना से जुड़ा है और इसके अकॉर्डिंग ही सभी को अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, F.A. होयक द्वारा लिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो होयक के द्वारा लिखी पुस्तकों का अनुक्रम पहचानना है। पुस्तकों के नाम दिए हैं, रूल एंड ऑर्डर, दूसरा है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और चौथा है द रोड टू सर्फडम। तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए में है पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी में है तीसरा चौथा दूसरा पहला, सी है चौथा तीसरा पहला दूसरा और डी है दूसरा पहला चौथा और तीसरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा तीसरा पहला और दूसरा। तो चौथा में हम देख लेते हैं द रूड टू सर्फडम। ये किताब सर्वप्रथम आई थी, ये 1940 से 43 के दौरान लिखी गई थी। उसके बाद में आई थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1960 में आई थी। उसके बाद में आई थी रूल्स एंड ऑर्डर जो 1963 में आई थी। और उसके बाद में द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस सबसे अंत में आई थी 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए रॉल, बी हेबरमास, सी डार्विन, डी नॉजिक। तो स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, नॉजिक को। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छातंत्रवाद के श्रेष्ठतम समर्थक माने गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लॉक मतदान व्यवस्था को भी कहा जाता है। तो ब्लॉक मतदान व्यवस्था को अन्य कौन नाम से पहचानते हैं, उस नाम का नाम बताना है, वो आपको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट पास्ट दी मतदान व्यवस्था, सी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, डी है लिस्ट सिस्टम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के नाम से ब्लॉक मतदान व्यवस्था को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्र के लिए हर वस्तु, राष्ट्र का विरोधी कुछ भी नहीं, राष्ट्र से बाहर कुछ भी नहीं, निम्न में से किस एक की विचारधारा का सार है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, बी फासिज्म, सी फेबियन समाजवाद और डी श्रेणी या गिल्ड समाजवाद। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, क्षमा चाहेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा फासिज्म। फासिज्म के 4 मुख्य आधारों में से एक है आदर्शवाद। राष्ट्र राज्य को विवेक की साक्षात प्रतिमा मानते हुए व्यक्ति से राज्य के प्रति सर्वस्व समर्पण की मांग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की उद्घोषणा की, तो आपको बताना है, ऑप्शन इसमें दिए हैं। ऑप्शन ए है आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेशी विभाग और नासा के द्वारा अन्य 7 संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ 2020 में किया गया था। तो ये समझौता कब किया गया था इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी है समझौते में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए। ऑप्शन सी है यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। ऑप्शन डी है सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सही हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। ये घोषणा की है, तो आर्टेमिस समझौता क्या है उसके विषय में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। आर्टेमिस समझौता अमेरिका विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ 2020 में किया गया था। ये समझौता 2020 में हुआ था। समझौते में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। तो अंतरिक्ष संबंधी इसमें सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, उसमें से जो ग्रहों के नाम बताए गए हैं उनके अनुरूप ये सिद्धांत बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में है यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है। 1967 में जो संधि हुई थी उसके आधार पे नई संधि गढ़ी गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में काम करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। तो इसमें सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की प्रमुख भूमिका संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए है प्रावधान दिए हैं, पहला अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन NSIL द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाएगा। दूसरा है IN स्पेस इसरो और गैर सरकारी संस्थानों के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा। तीसरा है इसरो नई तकनीकों, नई प्रणालियों के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। और चौथा है इसरो के मिशनों के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। निम्नलिखित कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिया है, ऑप्शन ए में है केवल 2, बी है केवल 1 और 3, सी है 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ही कथन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो एक बार पॉज करके इसे पूरा पढ़िएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।